Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Physics second year live virtual class. And I am Muhammad Idris, Physics lecturer, Usma Cadet College, Judy Hall. Dear students, now we start our today class. Today we are going to discuss our series combination of resistance. Series combination of resistances. Dear students, series combination of resistances क्या है? कहते हैं series combination of जो resistances है, the resistances are connected end to end. There is only one way for current to flow in a series circuit. So that is called a series combination of resistances. In इस combination में क्या होता है कि हम resistor को end to end क्या करते हैं, connect कर देते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, one path for the flow of current होगा. That is called series combination of resistances कहलाएगा. इसको हम क्या कहेंगे, सीरीज सर्किट कहेंगे. तो ये आप डायग्राम में ये देखते हैं, हम डायग्राम की मदद से डिस्कस करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, ये आप देखें डायग्राम है, इसमें आप पास क्या है, 3 रेजिस्टेंस हमने जो है कनेक्ट की हुई है, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस. तो इसमें देखें कि हमने क्या एंड टू एंड क्या किए हुए, एक लाइन में कनेक्ट कर रखा है, एंड टू एंड जी, यानी एक रेजिस्टेंस पर एंड के साथ दूसरी रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट की है, फिर उसके साथ तीसरी रेजिस्टेंस कनेक्ट की है. ये क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है. यानी एंड टू एंड जो है सारे रेजिस्टर को हमने जोड़ रखा है, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. एंड इट हैज सीरीज क्यों है, क्योंकि एक लाइन में जोड़ दिया गया है, एंड टू एंड जो है हमने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है. और दे हैव अ वन वे फॉर द फ्लो ऑफ करंट, यानी एक ही रास्ता है करंट के फ्लो के लिए, बहाव के लिए, जिसे हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कहेंगे, जैसे हम क्या सीरीज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं. कहते हैं कि ये आपके पास का एक है जी, पता है इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप यहाँ देखें, दैट इज R is equal to R1 plus R2 plus R3. यानी जिसमें जितनी भी आप रेजिस्टेंस लगाएंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंगल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. यानी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जिसमें जो जितनी भी रेजिस्टेंसेज हैं उनको हम एंड टू एंड क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, एक लाइन में से लगा देते हैं. दैट इज कॉल्ड अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो इसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक ही पाथ है फॉर द फ्लो ऑफ करंट, तो दैट इज कॉल्ड अ सीरीज सर्किट. सीरीज सर्किट कहलाता है इसमें. और इस किस्म में जितने भी है इसमें वोल्टेजेस क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं. यानी आप पास ये जो आप R1 रेजिस्टेंस है, इसके गिर्द आपके पास क्या होगा, वोल्टेज V1 ड्रॉप होगी. R2 रेजिस्टेंस गिर्द जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, दैट विल बी V2. एंड सेम लाइक दैट R3 रेजिस्टेंस गिर्द जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, V3 होगी. इसमें वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड होती है. करंट क्या रहता है, सेम ही रहता है, एक ही पाथ है फॉर द फ्लो ऑफ करंट. तो सो ये आपके पास के इसके फीचर्स हैं. और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जितनी रेजिस्टेंस है उसको हम रिप्लेस बाय या सिंगल रेजिस्टेंस से कर सकते हैं. इससे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे जी. तो ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R is equal to R1 plus R2 plus R3, तो ये आपके पास है. इसको आप डिटेल में क्लास 10th में जो है ना काफी ज्यादा ऐसे हम स्टडी किया था, बहुत डिटेल में से सारे फीचर्स जो है जो वन बाय वन मैंने बताए हैं. एक इसमें जो जितने रजिस्टर हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, एक लाइन में कनेक्ट होते हैं, इस वजह से ये सीरीज सर्किट कहलाता है. फिर इसमें कहता है जी, दूसरा फीचर इसका क्या है कि करंट सेम होता है. तीसरा फीचर क्या है, इसमें वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड हो जाती है. और जो चौथा फीचर है कि एक जितनी रेजिस्टेंस उसको आप सिंगल रेजिस्टेंस के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. इससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे. और उससे बड़ा अहम जो इसका फीचर है कि एक ही ये जो सीरीज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस है या कोई भी आप पास सीरीज सर्किट है, उसको आप एक ही बटन से क्या कर सकते हैं, इसे ऑपरेट कर सकते हैं. जैसे आपके पास फैक्ट्री में आपने ऑपरेट करना है, एक ही वक्त से करना है, सारी मशीनों को ऑपरेट करना है, तो आप इसमें सीरीज सर्किट लगा सकते हैं. इस तरह आपके पास 12 रबीउल अव्वल के मौके पे जितनी लाइट्स हैं उनको आपने क्या करना है, सीरीज सर्किट में जोड़ दें, तो एक ही बटन से क्या होगी, सारी स्विच ऑन हो जाएंगी या स्विच ऑफ हो जाएंगी. इस तरीके से कोई आपकी फंक्शनिंग हो रही है तो उस फंक्शनिंग में मसाजिद में या इमाम बारगाह में तो तमाम लाइट्स को आप एक ही बटन से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. इस तरह क्रिसमस का फंक्शन हो रहा है तो वहां पर जो क्रिसमस ट्री है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एक ही बटन से आप कंट्रोल कर सकते हैं.
सो ये आपके पास क्या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। इन एक ही सर्किट में आपने क्या करनी, सारी अप्लायंसेस यूज कर देनी है, ये आपके पास यूज होगा। ये आपके पास ज्यादा बड़े लेवल पे करना हो, एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली तमाम कंपोनेंट्स को आपने ऑपरेट कराना हो, तो देन आपके पास क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी सीरीज सर्किट का हम यूज करेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास डी स्टूडेंट्स आ रहा है अब पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है जी। तो ये इसमें क्या आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में द एंड्स ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस दी ईच अदर, यानी इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एंड के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको आप पैरेलल रेजिस्टेंस कहेंगे जी। यानी यहाँ हमारे पास क्या है, द एंड्स ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अदर एंड देयर अदर एंड जॉइंट्स एट 2 पॉइंट्स। यानी यहाँ आप देखें, इसमें आपने क्या किया है, ये रेजिस्टेंस R1 है, इसका एक एंड क्या कर दिया दूसरे रेजिस्टेंस के एंड के साथ, इस तरह दूसरे का तीसरे के साथ। यहाँ पास पहला जो एंड है ये भी आपने एक दूसरे के रेजिस्टेंस के जॉइंट के साथ क्या कर देने, जोड़ दिए है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर होगी बात। यानी यहाँ आपके पास क्या है, R1 रेजिस्टेंस का एक एंड क्या है R2 के साथ, और इधर भी आपके पास क्या है, इसका एक R2 के साथ, इस तरह R2 का R3 के साथ आपने एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंस जो है आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर, यानी जो हर रेजिस्टेंस का एंड है उसको आपने एक दूसरे रेजिस्टेंस के साथ या तीसरे रेजिस्टेंस के साथ आपने क्या कर दिया, उनके अक्रॉस में क्या कर दिया, आपने जोड़ दिया जी। और देयर एंड्स जो है जॉइंट एट 2 पॉइंट्स, और इनके जो एंड्स है सारे 2 पॉइंट्स पर क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, यहाँ वहां पर आपके पास क्या कनेक्टेड है जी। एंड देयर आर मोर देन वन वेज फॉर द करंट टू फ्लो इन अ पैरेलल सर्किट। इसमें आप देखें, कहते हैं अब इन जो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन डिजाइन से जोड़ा है, ये सर्किट आपके पास क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब इसमें ये देखें कि यहाँ आपके पास इनके सारे एंड जो है एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, और इधर भी आपके पास ये सारे एंड आपके पास एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, और यहाँ से आपको इनपुट आपने बैटरी से इसके साथ जोड़ रखा है। इसका ये वाला एंड जो ओवरऑल इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका जो राइट एंड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आपने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। अब इस डायग्राम को देखें, इस सर्किट को देखें, आप भाई देखें, ये रेजिस्टेंस R1 वाला जो पाथ है, ये पाथ 1 आप कह लें, आगे ये R2 रेजिस्टेंस वाला जो पाथ है इसे आप पाथ 2 कह दें, R3 वाला पास क्या पाथ 3 है जी। आप इसमें देखें कि एक से ज्यादा पाथ है जी, आप उसका डिफरेंस देख लें। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने कहा था कि एक पाथ है, जबकि आपके पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या है, एक से ज्यादा पाथ है। इसका मतलब क्या होगा कि ये इसमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। फिर कहते हैं जी कि इसमें आप ये देखें कि ये जो एक पॉइंट है सारे रेजिस्टेंस का यहाँ पे जुड़ी, ये कंबाइंड पॉइंट बन रहा है, यहाँ एंट्री पर भी और इधर आउट पर भी। कहते हैं ये बैटरी के जो सेम बैटरी से जुड़े हुए हैं जी। इसका मतलब क्या होगा, सबका कंबाइंड पॉइंट होने की वजह से इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज का जो फर्क होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। बट एक और कंडीशन है कि डिफरेंट पाथ हो जाने की वजह से करंट क्या होगा, इन तीन पाथ में से गुजरेगा और करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बात, अगर पाथ साइज भी डिफरेंट ना हो तो फिर डिफरेंट ना हो तो सेम करंट होगा। जैसे ऊपर आप सीरीज सर्किट में आप पढ़ाए हैं, सीरीज सर्किट में हमने क्या पढ़ा है, कोई पाथ नहीं था, एक पाथ था, तो क्या था, सेम करंट आई पास हो रहा था। मैंने ये कहा था, ये देखें ऊपर वाले डायग्राम में, ये देखें एक ही पाथ है, और देखें आई लिखा है, I1 I2 I3 नहीं लिखा जी। इसका मतलब कि एक ही पाथ है, सेम करंट हर में से पास होगा, लेकिन वोल्टेज क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी, क्योंकि जगह जगह आपने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स एक लाइन में लगा दिए थे। इस R1 को सबसे ज्यादा वोल्टेज मिलेगी, फिर जो बचेगी वो गिर्द होगी, फिर जो बचेगी R3 गिर्द होगी, यानी इस तरह वोल्टेज डिवाइड होती होती एंड वाले पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसका नुकसान है जी। यानी हो सकता है 3 बल्ब लगा रखें, तो पहले बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, दूसरी और कम हो जाए, तीसरी की हो सकता है मध्यम हो जाए। क्यों, तो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रही है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। जबकि इसमें क्या है, इसमें आप देखें, ये देखें कंबाइंड पॉइंट है, एक जहाँ एंट्री का पॉइंट है और यहाँ आपके पास आउट होने वाला पॉइंट है जी। अब ये देखें, ये पॉइंट जो है बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा हुआ, सेम वोल्टेज मिल रही है सबको, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो सेम है जी। और यहाँ देखें ये वाला आउट पॉइंट जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो सेम वोल्टेज का फर्क होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सबका सेम होगा। यानी कि R1 R2 R3 के जो पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क होगा वो एक होगा। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर जो करंट की अमाउंट है वो क्या हो गई है, इधर आपके पास जो जाएगी I1 होगी,
यहाँ सेंटर वाले को उसको हमने I2 कर दिया है, I2 R3 वाले को I3 कर दिया। यानी यहाँ पे आप बस करंट क्या हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है जी। डिवाइड है। ये चीज देखें, ये इसमें स्ट्रक्चर्स में फर्क आ रहा है। और इसमें जो रेजिस्टेंस होगी, इन सारी रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगी। और वो क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होगी। यानी 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपके पास क्या है, हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, कैलकुलेट करने का फार्मूला है। इन दोनों कॉम्बिनेशन को आप क्लास 10th में इन सारे फार्मूले हमने क्या किए थे, डिराइव किए थे जी। इसमें याद रखें करंट डिवाइड होगा, तो I1 I2 I3, और जो टोटल सम ऑफ द करंट होगा वो इक्वल होगा। यानी आप पास यहाँ पर जितने करंट इसमें पास हो रहे हैं, लादा हो रहे हैं, उनको आप ऐड करेंगे, टोटल करंट क्या होगा, इनके इक्वल होगा। यानी I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 करेंगे जी। ठीक है जी। यहाँ ठीक इस हो गया। केस में सारे करंट जो सम ऑफ करंट है, जो डिफरेंट पाथ में जा रहे हैं, वो टोटल करंट I की क्या होगी, बराबर हो गए। और इस अबव वाले में सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज क्या होगी, सम ऑफ वोल्टेज क्या होगी, टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी के बराबर होगी। यानी यहाँ पास ठीक। V1 प्लस V2 प्लस V3 इन सारों को ऐड करेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, V के बराबर होगा, दैट इज वोल्टेज ऑफ द बैटरी V। इस तरीके से ये डी स्टूडेंट्स पास सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। अब इसका बड़ा फायदा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे जो बड़ा फायदा है कि ये आपके पास आपके ऑप्शन मौजूद है। आपके घर में जितने सर्किट लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग है, वो पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट से लगा हुआ है। इसमें घर के अंदर बेशुमार चीजें, आप टीवी यूज कर रहे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, लाइटें जला रखी हैं, आपने फ्रिज जला रखा है, ऑन कर रखा है, आप वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, मुख्तलिफ अप्लायंसेस आपके घरों में जो यूज हो रही है, तो उसमें क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जिसको आपने यूज करना है आपने वही करना है, उसी को स्विच ऑन कर लें। बाकी चीजें क्या ऑफ करना चाहते हो ऑफ रहेंगे। आप टीवी देखना चाह रहे हैं, वॉशिंग मशीन को ऑफ रखना चाह रहे हैं, उसका बटन या स्विच क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। लेकिन पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आता कि आपने एक दफा स्विच ऑन कर दिया, सारी चीजें क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे जी। तो जो कि घर में क्या जरूरी नहीं है, हो सकता है आप टीवी देख रहे हो, वॉशिंग मशीन ना चला रहे हो, किचन की लाइटें ऑफ रखना चाहते हो, एसी बंद करना चाहते हो, तो अगर गर्मी हो सकता है ज्यादा, आप एसी स्विच ऑन कर देते हैं, तो बाकी चीजें वो क्या होंगी, ऑफ होंगी जी। यानी कि इसमें हर आपके पास जो भी आपके पास अप्लायंसेस है, उसका एक जो स्विच होगा उसका अपना अपना होगा। फैन को आप चलाना चाहते हैं, उसका अपना स्विच होगा जी। इसमें ये फर्क है कि इसमें स्विचेस की तादाद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्या है, कंट्रोलेबल होते हैं। हर एक अप्लायंसेस का अपना स्विच है और उसे आप कंट्रोल कर रहे हैं इजीली, जिससे क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो जाती है, कि एक वक्त में घर की सारी चीजें आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है, जो जरूरत है आप उसे यूज कर लें, बाकियों को ऑफ कर लें। ये क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसमें ये मसला होता है कि वोल्टेज का फर्क थोड़ा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जरा सी बेहतियाती हो जाए तो करंट वगैरह लग सकता है, जान जाने का खतरा होता है। लेकिन एहतियाती तदाबीर करके हम जो है इलेक्ट्रिसिटी हैजर्ड से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो इसका ये फायदा है, ज्यादा वोल्टेज आने से चीजें जल भी सकती हैं, लेकिन इसका इलाज निकाला गया, फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है, ये उसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, सिक्योरिटी डिवाइसेज हैं, इनको आप यूज करके आप जो है ज्यादा बिजली जो उसका वोल्टेज डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाए तो उससे चीज़ों के जलने से बच सकते हैं। फ्यूज उड़ जाएगा तो फ्यूज जल जाएगा, बाकी आगे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये क्या, पैरेलल सर्किट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, लेकिन इसका बेहतरीन सोल्यूशन है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें सूट करता है। तो आप घरों में जितने भी सर्किट्स हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है जी। तो जी स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये नहीं सर, समझ आ गई है। दैट्स गुड जी। उसमें उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन आ गए रिलेटेड टू ओम्स लॉ। यानी कल हमने ओम्स लॉ को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो कहते हैं ये ओम्स लॉ कैसे ही आता है आगे रेजिस्टेंस के वाले से। तो इसमें कहते हैं कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ ए लाइट बल्ब ओबेज ओम्स लॉ। यानी कि फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब है, उसे ओम्स लॉ को ओबे करने में क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, उसको हमने क्या करना है, डिस्कस करनी है। कहता है इन केस ऑफ लाइटेड बल्ब की बात हो रही है कि टेम्परेचर ऑफ जो फिलामेंट होता है वो इंक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ करंट। यानी आपके पास बल्ब है, उसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है, कहता है जो ही आप स्विच ऑन करते हैं तो कहता है विद द पैसेज ऑफ करंट, यानी जो जो करंट पास होता है तो उसको हीट अप होता है, उसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ता है जी। फिर क्या होता है, जो ओम्स लॉ एक हद तक क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, और उसके बाद क्या है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो उसकी वजह क्या है
कि मेन डिफिकल्टी इन टेस्टिंग जो है फिलामेंट ऑफ बल्ब दैट ओबेज Ohm's law, वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है जी विद द फ्लो ऑफ करंट इन इट। कहते हैं कि करंट जब ज्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, Ohm's law एक हद तक वैलिड होगा। आगे चल के क्या होगा कि इसमें टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाने की वजह से इसके अंदर जो एटम्स हैं मेटल के, वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। ज्यादा वाइब्रेशन की वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। अपोजिशन क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाती है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से करंट क्या होता है, कम पास होता है। और यूं आप पास क्या है, जो ओम्स लॉ होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द बल्ब और कंडक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई पासिंग थ्रू इट। कहते हैं ये फिर उस वक्त क्या है, पूरी तरह से प्रॉपरली नहीं हो सकता जी। तो ये इसमें डिफिकल्टी है कि जो जो करंट पास होता है टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इस एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, एटम की वाइब्रेशन बढ़ने से यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, करंट फ्लो पूरी तरह से नहीं होता, तो जिसकी वजह से करंट की जो मिकदार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नहीं होती। तो सो टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है, करंट का पास होना और टेम्परेचर का बढ़ना, तो उससे क्या होता है, आपका जो करंट ऑफ फ्लो है वो प्रॉपर नहीं रह सकता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह सकता आई के पोटेंशियल डिफरेंस वी के। सो ये आपके पास क्या इसमें डिफिकल्टी है जी। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, इससे रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यूज आ गए हैं। तो इन एमसीक्यूज को चेक करते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज जो है 1 नंबर का होता है हर एमसीक्यूज, और ये आपके पास क्या है एग्जाम में बड़ी आते हैं जी। 17 मार्क्स हैं इसमें एमसीक्यूज के। कहता है जी द करंट फ्लोइंग थ्रू द across a conductor through a conductor is directly proportional to the applied difference across its ends provided that temperature remain constant। स्टेटमेंट ऑफ, तो ये आपके पास क्या है इसमें ओम्स लॉ की ये स्टेटमेंट है। एक बॉयज लॉ आपने पढ़ा था, चार्ल्स लॉ पढ़ा था, जूज लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है। कहते हैं यहाँ पर ओम्स लॉ की क्या स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वी मीन वोल्टेज, आई मीन करंट ग्राफ, वोल्टेज करंट ग्राफ ऑफ द ओम्स लॉ इज। तो कहता है हाइपरबोला होता है या पास एलिप्स टाइप है, पैराबोला या स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। हम पढ़ रहे हैं जैसे बताया है, अगर तमाम जो है स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो वी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, या वाइस वर्सा आई क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, वह पास क्या है ओम्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है v इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पास तो इसको रीअरेंज कर लें, इसने v इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू आर और v, तो v इज इक्वल टू आई आर है। आगे इसमें से देख लें कि इसमें कौन सी इधर तो साजी नहीं दी हुई, जी इधर मैथमेटिक्स, तो नहीं दी। ये आपके पास 4 ऑप्शन है ना, ठीक है। कहते हैं 4 ऑप्शन में से देखें कि इसमें से कौन सी ओम्स की लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट करेक्ट है इनके। तो आप देख लें v इज इक्वल टू आई आर है, तो ये आपका i इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई आर लिखा हुआ है। आगे आप पास हाँ जी, i इज इक्वल टू वी ओवर आर है, ठीक है। और आगे आप पास क्या है i इज इक्वल टू आर ओवर v है। एंड देन नेक्स्ट आपके ये पास होगा, जी जी, तो इसमें ये आप कौन सा इसका, कि आपने इसको जो v इज इक्वल टू आई आर है उसकी उसको आपने क्या करना है, चेक करना है v इज इक्वल टू आई आर जी। तो v इज इक्वल टू आई आर स्टेटमेंट को आपने रीअरेंज करके चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी। इसमें हमारे पास जो आंसर गिवन है ये आपके पास बी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन क्या करेक्ट है। इससे आप आर इज इक्वल टू, जी, इससे आपने क्या करना है चेक करके देख लेना है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या 1 ओम इज डिफाइंड एज, तो 1 ओम को हमने जो डिफाइन करना है आर इज इक्वल टू वी ओवर आई है, यानी आप पास v इज इक्वल टू आई आर, वहां से r इज इक्वल टू वी ओवर आई, तो यानी 1 वोल्टेज डिवाइडेड बाई आपके पास का 1 एम्पियर जी। तो ये आपका ऑप्शन 1 है करेक्ट है जी। यानी उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, जो क्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट का हो, और करंट कितना उसमें से 1 एम्पियर पास हो रहा हो, तो उस वक्त क्या होगा उसकी रेजिस्टेंस होगी, तो ऑप्शन 1 है इसमें करेक्ट है जी। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस, व्हाट इज द करंट जी। तो ये अब आपके पास क्या है सीधा सीधा इसने फार्मूला यूज करने का तरीका पूछ लिया, यानी आपसे करंट पूछ रहा है, तो वोल्टेज भी गिवन है,
आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, करंट फाइंड आउट करना है, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V ओवर आर। तो इसमें 10/5, तो ये आपके पास क्या है 2 एम्पेयर करंट क्या होगा इसमें से पास होगा। तो ये तो आपका सीधा सीधा ओम्स लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट को यूज करके हम क्या कर लेना है, इसमें करंट जो है कैलकुलेट कर लेना है। कहते हैं ओम लॉ इज वैलिड फॉर ओनली करंट फ्लोइंग इन द, तो कहते हैं किस में वैलिड है, कंडक्टर्स में, ट्रांजिस्टर में, डायोड्स में और इलेक्ट्रिक एरियाज में। तो कंडक्टर्स में आपके पास क्या वैलिड है, क्योंकि कंडक्टर्स में उसकी फिजिकल स्टेट अगर कांस्टेंट रहे तो वहां पे आपके पास क्या होगा, ये ओम्स लॉ फॉलो होगा जी। जितने आपके पास मेटालिक कंडक्टर्स हैं उनमें क्या आपके पास क्या होता है, यूज होता है, बाकियों में नहीं जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस द ग्राफ बिटवीन द V एंड I इज, कहते हैं स्ट्रेट लाइन होता है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो नॉन ओमिक में जैसे बताया कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, तो लिहाजा वो बी ऑप्शन है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, यानी आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो आपके पास क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस R है जी। ठीक है, यानी आपके पास V इज इक्वल टू आई आर, तो R इसमें क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन द सीरीज सर्किट द नेट रेजिस्टेंस इज, तो आपके पास जितने रेजिस्टेंस है उनको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देने हैं। तो आपके पास क्या है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस है, या आपके पास क्या है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस है। तो आपको जैसे फार्मूले में बताया था R इज इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसमें ए ऑप्शन क्या बनता है, करेक्ट बनता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस जो है वो इसमें ऑप्शन ए आपका क्या करेक्ट है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स जी। कहते हैं इट्स रेजिस्टेंस बिकम R/2, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी जी। तो कहते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है क्या हो जाती है, यानी आपके पास एक पीस ऑफ वायर है, उसको आपने दो हिस्सों में क्या कर दिया, इक्वली कट कर दिया है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। तो कहते हैं जी कि आपके पास उसकी रेजिस्टेंस क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। सेम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when two and resistance are connected in parallel इस गिवन में। कहते हैं जी आपके पास क्या है, जब दो रेजिस्टेंस क्या हो पैरेलल कनेक्टेड हो, तो उसमें आपके पास क्या R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 ओवर R2, तो ये आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी हेड टू टेल ऑफ एन इलेक्ट्रिक, तो ये 600 वोल्ट। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो कहते हैं ये कैलकुलेशन के बाद क्या 600 वोल्ट आपके पास आ जाएगी जी। तो ये हमने क्या कर लिया आपके पास सीरीज सर्किट, उससे उससे पहले जो हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया उससे रिलेटेड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज वगैरह उसको हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। तो उसके बाद देखें कि यहाँ पास ओम्स लॉ इन पास्ट, ये जो आप पास ओम्स लॉ के वाले से पास्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते रहे, कहते हैं स्टेट्स ओम लॉ बताएं, आल्सो डिफाइन नॉन ओमिक डिवाइसेज, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके पास आपका पेपर में आते रहे हैं जी। फिर कहते हैं स्टेट्स ओम लॉ आल्सो डिफाइन रेजिस्टेंस जी, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द नॉन ओमिक डिवाइसेज, गिव 2 एग्जांपल्स, इनकी एग्जांपल्स दे दें। फिर कहते हैं राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 3 रजिस्टर R1 R2 R3 when limited in the series and parallel जी। तो ये आपके पास क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का दोनों के लिए क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। सीरीज के लिए जैसे R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल के लिए क्या है 1 ओवर R इज इक्वल 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये आपके पास क्या है सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे टॉपिक्स रिलेटेड ही हैं, और ये आपके पास पेपर में आए, ये आपके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन खिलाएंगे क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पास स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, ask explain the behavior of ohmic and non-ohmic devices with the help of graph। तो यानी आपने स्ट्रेट करना है और एक्सप्लेन करना है ओम्स लॉ को, और इसमें बिहेवियर ऑफ ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस के वाले से ग्राफ की मदद से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तो इसको हमने काफी डिटेल में कर दिया जी। तो ये डी स्टूडेंट्स आपका इस हवाले से ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है। आगे आपका नेक्स्ट जो चीज आ रही बहुत है। है, अच्छा जी, तो आगे हमारे पास क्या है रेजिस्टिविटी है एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर जी। यानी आपके पास क्या है रेजिस्टिविटी क्या है और उसकी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, इसको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं रेजिस्टिविटी जो है आपके पास या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यानी आपके पास क्या है
जो मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हम जो है ये डोनेट करते हैं, इस सिंबल से करते हैं, दैट इज रो सिंबल। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो आपके पास क्या है, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। तो कहते हैं जी कि अब हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन डिराइव करना है और रेजिस्टिविटी का जो आपके पास क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लीव द क्लास, नो प्रॉब्लम। एनीहो वी कंटिन्यू अवर टॉपिक। तो इसमें कहते हैं कि आप पास मीटर क्यूब जो आप पास है, कहते हैं उसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ ए मटेरियल, यानी कोई मटेरियल है उसके मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इट्स अ रेजिस्टिविटी, या हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसको सिंबल रो से क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। और एसआई यूनिट में इसकी जो एसआई यूनिट है वो आप पास क्या, ओम मीटर है जी। तो हमने क्या किया कि इसका जो डेरिवेशन है हम क्या करते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डेरिवेशन हम डिराइव करते हैं। तो इसमें कहता है जी कि हमने क्या कर लिया, एक वायर ले ली, ये आपके पास डायग्राम दी स्टूडेंट्स, एक वायर है, इसकी लेंथ आपके पास क्या एल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास क्या ए है। और यहाँ आपके पास क्या दो एंड्स हैं जिन पर पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है। एक आपके पास वी ए है, इस पॉइंट पर वी ए पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरे पॉइंट पर क्या है वी बी पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसमें से करंट आई क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन क्या है, वो ई है, ये हमने से रिप्रेजेंट की। ऑरेंज कलर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन बता रहे हैं और ये आपके पास क्या करंट की डायरेक्शन है। और इसका ये आपके पास जो एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये थिकनेस ऑफ द वायर है, जो फेस एरिया है। और वी ए और वी बी क्या है, मुख्तलिफ पॉइंट पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। एल आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ द कंपोनेंट है जी। कहता है कि हमने क्या कर लिया कि कंसिडर कर लिया एक कंडक्टिंग वायर है, उसकी लेंथ आपके पास क्या एल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है जो कि फिगर में है जी। कहते हैं हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया, पता किया, यानी रिसर्च हुई कि रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यानी इसकी जो रेजिस्टेंस है, यानी रिसर्च करने के बाद पता चला कि रेजिस्टेंस इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है या वायर की जो रेजिस्टेंस है, कहता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल है जी। एंड ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर है जी। यानी ये दो पॉइंट के हमें सामने नजर आए हैं। एक रेजिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर है या वायर है। और दूसरा आपके पास जो पॉइंट हमने रिसर्च किया है वो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर है। कहते हैं ये आपका दो रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन 1 और 2 को क्या कर लें, कंबाइन कर लें। तो यहाँ आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया है। और इसको जब प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करते हैं, इक्वल साइन आता है, साथ कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू रो इनटू एल ओवर ए। कहते हैं यहाँ पर रो क्या है, इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इससे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास इससे रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला आ गया वहाँ पर आर रेजिस्टेंस आर इनटू ए ओवर एल जी। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर होती है जी। इसमें आप देखें डिपेंड जो कर रहा है, रेजिस्टेंस आर पर डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ ऑफ द वायर, इन चीजों पर क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। और इसमें जो आपके पास है यहाँ टेबल देखें तो इसमें हर एक की रेजिस्टिविटी गिवन है। इसमें आपके पास क्या है, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनकी रेजिस्टिविटी गिवन है। और आपके पास ये देखें यहाँ पास सिल्वर की है, इस तरह कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जितने आपके पास टंगस्टन, आयरन, प्लैटिनम, सो ऑन, हमारे पास क्या डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, लिक्विड्स हैं, उनके आपके पास क्या इसकी रेजिस्टिविटी गिवन है। इससे आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, इसमें यूज होगी। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कहता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कहते हैं कि आपके पास जैसे बताया था कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है, चेंज आ जाती है। तो कहते हैं इसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, द फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि
टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस में फ्रैक्शनल चेंज आ जाती है, उनकी रेजिस्टेंस में चेंजेस आ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हमने सिंबल अल्फा से क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, दैट इज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये आप पास क्या है, अल्फा ये आप पास सिंबल है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। तो आर टी ये आप पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल और मेटल एट सम टेम्परेचर, and R naught is the resistance of temperature at 0 degree centigrade and divided by R naught into T। तो ये देखिए यहाँ पास नीचे बता भी दिया गया, R naught क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड R T आप पास क्या है, रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर है जी। तो इसमें आप पास क्या है, यानी ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, यानी एक केल्विन बढ़ाने से क्या होता है कि जो उसकी रेजिस्टेंस है उसमें फ्रैक्शनल चेंज आ जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो जाती है, इसमें चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप इसी टेबल में यहाँ देखें, जहां आप पास ये रेजिस्टिविटी गिवन है और ये आप पास क्या है, इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी इन सारे मटेरियल की क्या गिवन है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आपके फॉर्मूला में। तो आगे आप पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। उसमें क्या था, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन था, वहां पे इधर आप पास क्या, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसमें आप पास देखें, सिर्फ फर्क यहाँ पे क्या था, वहां रेजिस्टेंस थी अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ आप पास क्या है, उधर आप पास क्या था, आर टी था, यहाँ आप पास क्या रो टी है, यानी रेजिस्टिविटी बस चेंज कर दिया जी। और यहाँ पास क्या है, रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इनटू टी जी। तो ये आप पास क्या है, रो नॉट क्या है, ये वो रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड रो टी रेजिस्टिविटी क्या एट सम टेम्परेचर है जी। तो ये आप पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहलाता है। यानी कि टेम्परेचर एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ने से क्या जाती है, इसमें फ्रैक्शनल चेंज आ जाती है, मामूली चेंज आ जाती है, माइनर चेंज आ जाती है। तो दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और जो अब हमने ऊपर बयान किया है वो आपके पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। यानी यहाँ आपके पास क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, यानी यहाँ हम एक केल्विन बढ़ाने से क्या है, माइनर चेंज आएगी रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल या जो मेटल आपके पास गिवन है, उसको हम जो माइनर चेंज आती है पर केल्विन टेम्परेचर बढ़ने से, वह पास क्या कहलाती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाती है। और इस केस में आपके पास क्या है, केल्विन टेम्परेचर एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी में क्या आ जाती है, चेंज आ जाती है। तो दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहलाती है जी। तो इसमें कहते हैं जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा, कहता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर कम करने से इनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो बाकी आपके पास है ऑल सेमीकंडक्टर एग्जांपल के सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो कहते हैं हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कहता है इनका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगी जी, हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी ऊपर आप केस देखें, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, या आप पास अगर रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे तो उनकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाए, रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से जी। जबकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी में क्या है कि उनकी जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है, उल्टा काम होता है जी। यहाँ पर उल्टी रेजिस्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये आप देखें, आप पास ग्राफ मौजूद है, यहाँ पे आप पास वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर विद द टेम्परेचर है जी। यहाँ आप पास कॉपर के वाले से, यानी इधर आप पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस के, इधर हमने टेम्परेचर शो किया हुआ है, अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने कॉपर की रेजिस्टिविटी शो की हुई है। इसमें देखें टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम क्या आया है कि इसकी जो है जो रेजिस्टिविटी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या है, ये और बढ़ गई है। तो ये आप पास क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। और अगर आप पास क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो जाए,
या रेजिस्टेंस कम हो जाए तो वो क्या कहेगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहलाएगा। इस असल में होता क्या है जी, तो पहले जैसे बताया टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम की वाइब्रेशन बढ़ती है और वो ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को पास होने में मुश्किल पेश होती है। ये तो हो गया पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इसमें एटम्स की वाइब्रेशन हद से ज्यादा बढ़ गई और क्या हो गया, आपके पास एटम की रेजिस्टेंस यानी वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ने से उनकी रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ जाती है, उन्हें पास होना मुश्किल हो जाता है। ये तो हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या है भाई, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम कैसे होगी या रेजिस्टेंस कम कैसे होगी। इसमें क्या होता है कि हम इतनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, हद से ज्यादा जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, कहते हैं इनकी बॉन्डिंग क्या है, टूटना शुरू हो जाती है अंदर से और ये क्या है, डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसके नतीजे में आप पास क्या है, इनके रास्ता खुला हो जाते हैं और इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर सकते हैं, पास आउट हो सकते हैं जी। यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में आपने टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो एटम जो पहले आपस में करीब करीब थे, ठीक है, वो ज्यादा करीब पहले थे, वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहे थे और उन रास्ता तंग कर दिया था, इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो रहे थे, रेजिस्टेंस पहले बढ़ा दी थी। ये तो आप पास टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कि टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ाया जाता है। जब हद से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि इनकी जो बॉन्डिंग है वो टूटना शुरू हो जाती है और ये डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में रास्ता खुला हो जाता है और उनकी रेजिस्टेंस बजाय बढ़ने के कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स का जो रास्ता है वो ज्यादा चार्जेस आसानी से पास हो सकते हैं। तो ये आप पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आपने रेज हैंड किया था, तो now you have any question then you ask questions. No, sir. It's enough today. ओके, तो डियर स्टूडेंट इसके साथ ही आज हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। तो इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।